गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर है सॉलिड स्टेट तथा ठोस अवस्था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी पदार्थ सामान्यतः गैस, द्रव और ठोस अवस्थाओं में पाया जाता है और प्रत्येक अवस्था की अपने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाक्षणिक गुण होते हैं। जैसा कि इससे पहले हमने गैसियस स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था और लिक्विड स्टेट के लाक्षणिक गुणों का अध्ययन डिटेल में किया था। आज हम सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था के लाक्षणिक गुणों के अध्ययन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था में अवयवी कण यानी कि परमाणु, आयन और अणु सबसे निकटतम स्थिति में होते हैं, कॉम्पैक्ट रचना बनाते हैं। इसलिए उनके जो अणु हैं या परमाणु हैं वो बिल्कुल भी गति नहीं कर पाते हैं, जिससे ठोस का आकार और आयतन स्थिर रहता है। सामान्यतः ठोस पदार्थों को दो भागों में बांटा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? जिनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक व्यवस्थित रचना होती है, इसीलिए इनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है और यह व्यवस्थित रचना तीनों दिशाओं में x, y और z डायरेक्शन में होती है तथा पूरे क्रिस्टलीय रचना में पाई जाती है। क्रिस्टलीय ठोसों को ही वास्तविक ठोस माना जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? जिनमें कि अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्थित रचना नहीं होती है और ये कण उसी प्रकार से अव्यवस्थित होते हैं जैसा कि द्रवों में अव्यवस्था पाई जाती है। अतः इन ठोसों को अधिक श्यानता वाले अति शीतित द्रव या सुपर कूल्ड लिक्विड भी माना जाता है। इन्हें हम वास्तविक ठोस नहीं कहते हैं। अब हम देखेंगे कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या अंतर होता है। पहला तो हमने ज्यामिति का देखा कि क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। दूसरा है गलनांक। क्रिस्टलीय ठोसों का एक निश्चित गलनांक होता है, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। जब हम ठोसों को गर्म करते हैं, किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, तो वह एक निश्चित तापमान पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जिसे उसका गलनांक कहा जाता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट या निश्चित मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। शीतलन वक्र भी इनके अलग अलग होते हैं। क्रिस्टलीय पदार्थ का शीतलन वक्र डिसकंटिन्यूअस होता है, जबकि अक्रिस्टलीय पदार्थों का शीतलन वक्र सतत होता है। शीतलन वक्र हमें कब प्राप्त होता है? जब पदार्थ को हम एक निश्चित तापमान तक गर्म करने के बाद उसको ठंडा किया जाता है, तो जब उसका तापमान कम होता रहता है तो उस तापमान के साथ होने वाले अवस्था परिवर्तन को हम देखते हैं और समय के साथ साथ उस तापमान को नोट करते हैं। यहाँ पर जो ए कर्व है ये क्रिस्टलीय पदार्थ का शीतलन वक्र है तथा बी वक्र अक्रिस्टलीय पदार्थ का शीतलन वक्र है। हम देख रहे हैं कि क्रिस्टलीय पदार्थ का जो शीतलन वक्र है, इसमें ए से बी तक एक प्लेट्यू है, एक समान टेम्परेचर है, यानी कि इसमें ए से बी तक जो तापमान है वो स्थिर रहता है। ये स्थिर क्यों रहता है? क्योंकि बिंदु ए पर पदार्थ का क्रिस्टलन शुरू हो जाता है और बिंदु बी पर पूरा होता है। शीतलन की प्रक्रिया में होने वाली ऊष्मा की कमी पदार्थ के क्रिस्टलीकरण में निकलने वाली ऊष्मा से संतुलित हो जाती है, इसीलिए टेम्परेचर में कोई चेंज यहाँ पर नहीं आता है और हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्राप्त होती है। बिंदु बी या बिंदु ए ही ठोस का गलनांक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों का एक निश्चित गलनांक होता है। जबकि हम देख रहे हैं कि ग्राफ बी में एक कंटिन्यूअस कर्व हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्रिस्टलन की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, इसीलिए इनका निश्चित गलनांक भी नहीं होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है
समदैशिकता एवं विषम दैशिकता। इसे आइसोट्रॉपी एवं एनाइसोट्रॉपी भी हम कहते हैं। सभी अक्रिस्टलीय पदार्थ विषम दैशिक होते हैं। सभी अक्रिस्टलीय पदार्थ तथा घनीय समुदाय के क्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं, यानी कि एक दिशा में, प्रत्येक दिशा में उनका जो मान है वो समान होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कठोरता, ऊष्मा विद्युत चालकता, यदि इनका मापन हम एक दिशा में करें तो प्रत्येक दिशा में इनका मान समान होगा। यह गुण समदैशिकता कहलाता है। जबकि सभी अक्रिस्टलीय पदार्थ, सभी जो क्रिस्टलीय पदार्थ हैं वो विषम दैशिक होते। क्यों? क्योंकि क्रिस्टलीय पदार्थों में एक निश्चित ज्यामिति होती है, इसीलिए सभी दिशाओं में इनके गुण एक समान नहीं होते हैं। भिन्न भिन्न दिशाओं में अगर इनके विद्युत चालकता, अपवर्तनांक को नापा जाए तो अलग अलग दिशाओं में इनके मान भी अलग अलग प्राप्त होंगे, यानी कि ये पदार्थ विषम दैशिक होते हैं। अपवाद स्वरूप जो घनीय क्रिस्टल हैं वो समदैशिक होते हैं। क्योंकि क्रिस्टलीय पदार्थों में अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था होती है, इसीलिए ये विषमदैशिक होते हैं। क्रिस्टलीय पदार्थों में घनीय रचना वाले जो यौगिक हैं ये अपवाद स्वरूप समदैशिक होते हैं, क्योंकि इनके कण इतने अधिक व्यवस्थित ढंग से होते हैं कि सभी दिशाओं में अपने अवयवी कणों की व्यवस्था में नियमितता होती है, रेगुलरिटी होती है, और इसी वजह से सभी दिशाओं में इनके भौतिक गुणों के मान भी समान हमें मिलते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं जो कि जिनकी जानकारी हमें पता होनी चाहिए, जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए किसी भी क्रिस्टल की रचना का अध्ययन करने के लिए। सबसे पहले क्रिस्टल शब्द क्या होता है? क्रिस्टल वह पिंड होता है जो कि एक निश्चित ज्यामितीय आकृति के लिए आवश्यक जो समतल पृष्ठ हैं उनसे बंधा होता है। यानी एक साधारण भाषा में हमें कहें तो बाउंड्रीज जो होती है किसी भी पदार्थ का, जो बाहरी आवरण होता है, उन आवरणों से बंधा हुआ एक पिंड होता है वो, जो कि अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था को स्पष्ट कर सके। यानी कि बाहर भी उसकी वही व्यवस्था होती है जो उसके अंदर, आंतरिक कणों की जो व्यवस्था उसके भीतर होती है वही व्यवस्था हमें बाहर से दिखाई देती है। यह क्रिस्टल हुआ। पूरे क्रिस्टल में एक समान रचना, अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो एक समान होती है। फलक सरफेस होता है, पृष्ठ, जिनसे कि क्रिस्टल बंधा होता है, और ये सामान्यतः समतल होते हैं। एक घनीय क्रिस्टल के 6 फलक होते हैं। किनारा क्या होगा? जब किसी क्रिस्टल के 2 फलक एक जगह मिलते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तो वो किनारा कहलाता है। तो एक घन में कितने किनारे होंगे? 12। अंतराफलक कोण, जब किसी क्रिस्टल के 2 फलकों के बीच कोण बनता है तो उसे अंतराफलक कोण हम कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप इस फिगर में देख रहे हैं, एरो से अंतराफलक कोण को दर्शाया गया है। 2 क्रमागत भुजाओं के मध्य का जो कोण है वो अंतराफलक कोण कहलाता है। घन कोण वह कोण होता है जिस पर 2 से अधिक फलक एक दूसरे को काटते हैं। अंतराफलक फलक कोण को हमने देखा कि 2 फलकों के बीच का कोण, जबकि घन कोण जो होता है 2 या 2 से अधिक फलक के मध्य का कोण होता है। किसी क्रिस्टल में घन कोणों की संख्या A इस फॉर्मूले से दी जाती है, A=E+2 - F। यहाँ पर E किनारों की संख्या है, नंबर ऑफ एजेस, और F फलकों की संख्या है, नंबर ऑफ फेसेस। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले में अगर हम किनारों की संख्या और फलकों की संख्या रखें तो हमें घन कोणों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। त्रिविम जालक क्या होता है? एक क्रिस्टल में परमाणु, आयन और अणुओं
को अगर हम इन सभी को एक बिंदुओं के द्वारा दर्शाएं और इन बिंदुओं को एक दूसरे से मिलाएं तो हमें एक निश्चित ज्यामितीय रचना प्राप्त होती है जिसे जालक कहा जाता है। त्रिविम में इन अवयवी परमाणु, अणु या आयनों की एक क्रमिक व्यवस्थित रचना होती है जिसे त्रिविम जालक कहा जाता है। यदि एक सरल रेखा में एक निश्चित दूरी पर समान बिंदु बार बार आते हैं तो यह वन डायमेंशनल या एक विमीय त्रिविम जालक कहलाता है। इसी प्रकार जब किसी तल में बिंदुओं का समूह बार बार रिपीट होता है तो इसे द्विविमीय जालक कहा जाता है या टू डायमेंशनल लैटिस कहते हैं। जैसा कि हम फॉर एग्जांपल दीवार पर आजकल आपने देखा होगा कि कागज़ चिपकाने का एक अभी ट्रेंड चला हुआ है, तो इस दीवार पर चिपकाने वाले कागज़ में कुछ बिंदुओं का समूह बार बार रिपीट होता है तो वो टू डायमेंशनल कहलाएगा। और इसी प्रकार जब त्रिविम में कुछ बिंदुओं का समूह यदि बार बार रिपीट होता है तो उसे थ्री डायमेंशनल लैटिस या त्रिविमीय जालक कहा जाता है। त्रिविमीय जालक में प्रत्येक बिंदु एक समान बिंदु समूह से घिरा रहता है। त्रिविम में या त्रिविम जालक को तीन अक्षों पर बिंदुओं के बीच की दूरी और अक्षों के बीच के कोण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पर आप इस फिगर में देख रहे हैं कि एक्स वाई और जेड एक्सिस पर उपस्थित एक्स और जेड एक्स वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में अणुओं की व्यवस्था होती है तथा इन क्रमागत अक्षों के मध्य के कोण हमने अल्फा, बीटा और गामा से दर्शाए हैं। ए यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को दर्शा रहा है एक्स एक्सिस पर, बी वाई अक्ष पर दो क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी को दर्शा रहा है तथा सी जेड अक्ष पर दो क्रमागत बिंदुओं के मध्य की दूरी को दर्शा रहा है। एकक कोष्ठिका क्या होती है? अभी तो हमने त्रिविम जालक के बारे में पढ़ा। एकक कोष्ठिका या इकाई सेल किसे कहा जाता है? जब त्रिविम जालक में बिंदुओं को रेखा के द्वारा जोड़ते हैं तो पूरी रचना छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित हो जाती है। जैसा कि आपने मछली पकड़ने का जाल देखा होगा या नॉर्मली कोई भी नेट हम देखते हैं तो उसमें अगर बहुत ध्यान से आप उसे देखें तो उसमें एक निश्चित व्यवस्था मतलब बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के वो पूरा जाल बना होता है और वो सारी जो इकाइयाँ हैं, यूनिट्स हैं, वो देखने में एक जैसी नज़र आती हैं। तो ये पूरी रचना छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित हो जाती है। इस प्रत्येक इकाई को यूनिट सेल कहा जाता है जिसे बार बार दोहराने पर क्रिस्टल की पूरी रचना हमें प्राप्त होती है। इस फिगर में हम देख रहे हैं ये बहुत सारे बिंदुओं को मिलाने से एक बड़ी रचना का निर्माण हो रहा है। तो इसमें जो सबसे छोटी एक स्क्वायर है वो एकक कोष्ठिका या इकाई सेल कहलाती है। एकक कोष्ठिका वह इकाई है जिसे त्रिविम में बार बार दोहराने पर क्रिस्टल की बाहरी रचना प्राप्त होती है। तीनों किनारों की लंबाई ए, बी तथा सी इसके प्रिमिटिव ट्रांसलेशन कहलाते हैं, यानी बेसिकली हम इसे ए, बी और सी से दर्शाते हैं। इसके अलावा इनको व्यक्त करने के लिए अक्षों के मध्य में अल्फा, बीटा तथा गामा कोण का मान भी हमें ज्ञात होना ज़रूरी है। इन्हीं के आधार पर क्रिस्टल्स का वर्गीकरण किया जाता है। त्रिविम जालकों के प्रकार जो स्पेस लैटिस हैं, ये त्रिविम जालकों को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है: सरल जालक, बेस केंद्रीय जालक, काय केंद्रीय जालक और फलक केंद्रीय जालक। अरे गलती से जालक आ गया है, ये सरल जालक है। वे जालक जिनमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों पर स्थित होते हैं सरल जालक कहलाते हैं। इस प्रकार की जालक की एकक कोष्ठिका में कुल कणों की संख्या एक होती है।
एकक कोष्ठिका में कुल कणों की संख्या हम इस प्रकार से करते हैं। हम जानते हैं कि एक कोने का कण उन सभी एकक कोष्ठिकाओं का भाग होता है जो कि उस कण से स्पर्श करते हैं। अगर हम त्रिविम में देखें तो एक कोने को 8 घन स्पर्श करेंगे, तो इस प्रकार से वह कण 8 यूनिट सेल का भाग होता है। अतः एक कोने के कण का उस यूनिट सेल में केवल 1/8 भाग होगा। तो घनीय रचना के 8 कोने होते हैं, तो पूरे घन की एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या हो जाएगी 8 × 1/8 इज इक्वल्स टू 1। बेस केंद्रीय जालक वे जालक जिनमें अवयवी कण इकाई कोष्ठिका के कोनों के अलावा समांतर फलकों के केंद्रों पर भी स्थित होते हैं, बेस केंद्रीय जालक कहलाते हैं। अब पूरे एक कोष्ठिका में तो एक कणों की संख्या हो गई 1, और तथा समांतर फलकों को भी हम देख रहे हैं, तो समांतर फलक पर जो कण हैं वो दो घनों या दो घन है जिनकी इकाई 2 घनों का वो पार्ट है। तो यानी कि एक इकाई कोष्ठिका में उसका आधा हिस्सा हम कैलकुलेट करेंगे, तो 2 × हाफ 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। तो इस प्रकार से बेस केंद्रीय जालक में कुल कणों की संख्या हो जाएगी 2, क्योंकि समांतर तलों के जो केंद्र का कण है वो 2 इकाई कोष्ठिकाओं में सम्मिलित है। काय केंद्रीय जालक वे जालक जिनमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों के अलावा उस यूनिट सेल के केंद्रों पर भी स्थित होता है, काय केंद्रीय जालक कहलाते हैं। इसमें कणों की संख्या होगी 8 × 1/8 + 1, क्योंकि सेंटर में जो कण है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं हो रहा, वो केंद्र का कण केवल उसी यूनिट सेल का कण होता है, इसलिए कुल कणों की संख्या हो गई 2। फलक केंद्रीय जालक वे जालक जिनमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं, फलक केंद्रीय जालक कहलाते हैं। फलक केंद्रीय जालक के जो इकाई कोष्ठिका है उसमें कुल 14 अवयवी कण होते हैं, जिससे 8 कण घन के प्रत्येक कोने में स्थित रहते हैं और 6 कण घन के प्रत्येक फलक के केंद्र में स्थित होते हैं। तो हमने देखा जो कोने वाला कण है उसका तो एक घन में पूरा एक, वो जब 8 × 1/8 हम सॉल्व करेंगे तो उसका एक अणु हुआ एक कोष्ठिका में, एक घन में, और 6 फलक हैं। प्रत्येक फलक का जो कण है उसका आधा ही हिस्सा उस घन में काम आ रहा है, तो इसलिए 6 × हाफ, तो टोटल हो गया 4। यानी कि फलक केंद्रीय जालक में यूनिट सेल में कणों की संख्या हो जाएगी 4। एक उसे कोनों पर उपस्थित कणों की संख्या 1 और फलकों पर उपस्थित कणों की संख्या हो जाएगी 3, तो कुल मिलाकर हो गया 4। यहाँ हम देख रहे हैं 4 प्रकार के क्रिस्टल जालक हमें दिखाई दे रहे हैं। सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक और बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। इनकी सहायता से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है लैटिस फेस या लैटिस प्लेन या जालक तल। जालक तल क्या होता है? एक क्रिस्टल में उपस्थित 2 अवयवी कणों से एक सीधी रेखा जब खींचते हैं तो वह रेखा समान दूरी पर अन्य समान बिंदुओं से गुजरती है। अलग अलग दिशाओं में ये रेखाएं तल का निर्माण करती हैं और क्रिस्टल रचना को इन तलों के रूप में हम देखते हैं। ये तल जालक तल कहलाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने लाइंस बीच में ड्रॉ की हुई हैं, हर सरफेस पर आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं। ये लाइन वास्तव में उसके अणु या परमाणुओं की एक निश्चित व्यवस्था है। जब हम इनको आपस में जैसे मोतियों की माला होती है उसी प्रकार से आपको यहाँ नज़र आ रहा है। हमने एक एक मोती को जो हम इस तरह से जोड़ते हैं तो हमें एक सीधी रचना यहाँ पर प्राप्त हो रही है, एक निश्चित व्यवस्था हमें यहाँ दिखाई दे रही है। यानी कि
त्रिविम जालक में बिंदु समानांतर और समान दूरी के तलों की श्रेणियों के रूप में व्यवस्थित किए जा सकते हैं। एक क्रिस्टल में इस प्रकार की व्यवस्था के कई रूप हो सकते हैं और जालक तलों के बीच की दूरी भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो सभी तल कैसे होंगे? समानांतर होंगे, पैरेलल होंगे। क्रिस्टल में सामान्य फलक उस जालक तल को माना जाता है जिसमें कि बिंदुओं की संख्या अधिकतम होती है। धन्यवाद।